मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 अब काफी नजदीक है, लेकिन चिंता लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि डेली 6:30 PM पे इस चैनल पे आपके लिए वीवीआई प्रश्नों की क्लास जारी है। इतना प्रश्न अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम के समय, सभी रामबाण क्लास आ रहा है, ये सभी क्लास जरूर करके जाइएगा। देखिएगा आपको प्रश्न पत्र बिल्कुल बउआ टाइप लगेगा, आप कहिएगा ये तो सभी हम लोग पढ़ के आए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग साइंस के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करेंगे, क्योंकि काफी प्रश्न मैं आपको सिखा चुका हूं, तो समझिए अब आपका रिवीजन हो रहा है। बार बार एक ही प्रश्न को देखिएगा तो ये प्रश्न आपको याद हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग अब ख्याल रख रहे हैं कि एग्जाम के लेवल के प्रश्न की चर्चा करें, जिससे कि सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आए और आपको भी पता चले कि इसी रूप में प्रश्न आएगा। तो उसी रूप में अगर आपका तैयारी हो जाएगा तो आप पे भी खुद पे विश्वास होगा, और कहां पे कमी है इसको अगर आप देखेंगे तो उसका भी रिवीजन आप कर पाएंगे। तो चलिए सीधे सीधे पहुंचते हैं प्रश्न पे। ऐसे ही कुछ ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में इस साल मिलने वाला है। सीधे सीधे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो यहाँ पे कह रहा है 1 से 80 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से 40 का आपको जवाब देना है। बिल्कुल आराम से और विस्तार से समझेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता क्या है। आप भी प्रश्न को समझिए और आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बताऊंगा। याद कीजिएगा डेली लाइव चैट में अगर आंसर कमेंट करना चाहते हैं तो डेली 6:30 PM पे मैं एक नया मॉडल पेपर का क्लास इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है। तो इस समय आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कभी भी क्लास को आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होता है। तो मान लीजिए कोई लेंस है जिसका फोकस दूरी क्या कर रहा है, एफ है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा अर्थात कि व्युत्क्रम होता है 1/f। कहां पे दिया है सर, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए OMR शीट रहेगा, कलर करके आना है। और इसका SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर इनवर्स, जिसे आप डाइऑप्टर कहते हैं, तो डाइऑप्टर भी होता है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि एक डाइऑप्टर का अर्थ क्या है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस का क्षमता कितना होता है, 1 डाइऑप्टर होता है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखना है, क्योंकि आप एग्जाम में आप जानते हैं कुछ दिन है, जितना ज्यादा आप पढ़ के जाएंगे उतना ही आपका शानदार रिजल्ट आएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा है, हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है सर, प्रश्न आपसे यही पूछा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। उत्तर जरूर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो प्रश्न को याद कर लीजिए, ऑप्शन डी 2.42 किसका अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक। आपको काफी चीज का पढ़ना है, जैसे यहीं पे देखिए कह रहा है 1.33 किसका अपवर्तनांक है, कहिएगा सर पानी का, बिल्कुल सही। 1.65 किसका होता है, फिलंट कांच का, बिल्कुल 1.65 एग्जैक्ट होता है कांच का। आगे देखिए 1.44, तो 1.44 एग्जैक्ट आप किसका होता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मुझे याद आ रहा है 1.47 होता है किरोसिन का। 1.44 किसका होता है, अगर आपको मालूम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन 1.47 रहता तो किसका होता है, किरोसिन का। और 2.42 हीरा का। मैं पूरा ऑप्शन आपको क्लियर समझा दिया। कोई भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछेगा एग्जाम में अपने को गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सही सही जवाब दे पाते हैं। कह रहा है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किससे होती है, यही प्रश्न पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सिलियरी पेशियंस के द्वारा, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की। कह रहा है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। आपको बताना है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। पिछले क्लास में जब मैं साइंस का आपको सब्जेक्टिव बता रहा था उस समय मैं इस प्रश्न को आपको समझाया था। इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है, डेली अगर सब्सक्राइब करके रखें, सभी क्लास को देखते हैं, तो इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है, ना ही यहाँ पे ना ही एग्जाम में। तो मैं देख रहा हूँ काफी विद्यार्थी एक साथ कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन ए, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है सर। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसीलिए प्रकाश लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए दूर से दिखाई देता है। तो खतरे के निशान जैसे कि आपके रेलवे सिग्नल और कोई भी खतरा के निशान में लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, ताकि दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है विद्युत फ्यूज बचाता है। कर रहा है विद्युत फ्यूज किससे बचाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं कितना वीवीआई प्रश्न है। कर रहा है विद्युत फ्यूज सर किससे बचाता है। हम देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा सर ऑप्शन भी, बिल्कुल सही। जो भी विद्यार्थी करे ऑप्शन भी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोनों मत कीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या गलती किया है। कह रहा है अति भारण में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से। अति भारण में उच्च धारा होता है, धारा का मान निम्न हो जाता है, इसे हम बोलते हैं ओवरलोडिंग हो गया। तो ये तो गलत है, यहाँ पे लिखता है निम्न, तब क्या होता है सी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, लघु पतन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट में क्या होता है,
उच्च धारा हो जाता है, धारा का मान हाई हो जाता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ट इस साल बिहार बोर्ड प्रश्न पूछेगा, उसी रूप में इस प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं गुरुजी। 6ठे नंबर प्रश्न कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। आपको बताना है कि इसका फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट का कितना होता है। तो 6ठा का राइट आंसर जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझिए आप एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न का धुआं मचा कर आएंगे, पेपर को फोड़ कर आएंगे, आपका 40 में 40 मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। ये भी काफी बार पूछ लिया, इसे बिहार बोर्ड हो सकता है इस साल भी पूछ लेगा। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। अंतिम समय है, देखते हैं कितने छात्र इसका आंसर रट लिए हैं। कितना बार मैं ही आपको वरदान सीरीज बिहार टॉपर सीरीज में सिखाया हूं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा सर, टेस्ला। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं अपना 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जल्दी से आंसर थोड़ा दीजिए। तो इसका सही आंसर सभी विद्यार्थी का एक साथ आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। आप कभी भी क्लास को देखें, चिंता की कोई बात नहीं है, आप आंसर जरूर मन में सोचिएगा ऑप्शन पढ़ के, इसीलिए आपको इतना समय दिया जाता है। कह रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो मान लीजिए ए बी अभिक्रिया करके सी बना रहे हैं, तो ए बी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं सर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट। बिल्कुल सही, जो भी छात्र ऑप्शन सी कह रहे हैं आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। और जो यहाँ पे सी बन रहा है अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसे हम क्या कहते हैं सर, प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये क्लियर समझिएगा। पूछेगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ प्रतिफल। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। बउआ टाइप प्रश्न है, ये क्या है, बउआ टाइप प्रश्न है। देखते देखते आपको OMR सीट पे ऑप्शन सी कलर करके आना है। C12H22O11 हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये किसका सूत्र होता है, चीनी का। यहाँ पे देखिए पूछा था शुगर का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11, ऑप्शन सी अपने को सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है। देखिए ये प्रश्न बार बार इसीलिए आता है और इसे बार बार बिहार बोर्ड भी इसीलिए पूछता है क्योंकि हम जनरली क्या पढ़ते हैं अधातु के गुण में कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन वहीं पे हम लोग अपवाद भी पढ़ते हैं सर। बिल्कुल, वो अपवाद में क्या कहते हैं कि सभी अधातु विद्युत के सुचालक होते हैं, किंतु अपवाद है ग्रेफाइट। अपवाद करने का मतलब कि ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कार्बन यौगिक की संख्या लगभग में आपको बताना है, चिंता लेने की बात कोई नहीं है, अप्रॉक्स नंबर आपको बताना है। आप पढ़े होंगे कि कार्बन दुनिया का सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तो है, तो वहीं पूछ रहा है कि कार्बन यौगिक की संख्या लगभग कितना है। तो ये बुक्स है एनसीईआरटी के अनुसार, हम लोग आंसर की चर्चा करेंगे 3 मिलियन। ऑप्शन भी याद रखिएगा, लगभग में पूछा था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों धातु है। कह रहा है इसमें से कौन जो है क्षार धातु नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉट अल्कली मेटल, तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे सर Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम जो है क्षार धातु नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, याद करते चलिएगा। इसका राइट आंसर क्या था, यहाँ पे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी Mg 12 का। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं गुरुजी क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछा है एसिटिक एसिड क्यों गलनांक होता है। एसिटिक एसिड का गलनांक कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए ये सभी एसिड का गलनांक आपके बुक में केमिस्ट्री से प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए पे दिया गया 290 केल्विन होता है। एसिटिक एसिड पूछा है तो 290 केल्विन याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर करेंगे 13 का। आगे देखते हैं सर 14 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में से कौन अम्ल नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न कितना शानदार पूछ दिया। कह रहा है कि इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन अम्ल नहीं है। तो HCl क्या है सर, अम्ल है। बिल्कुल सही, ये क्या है, अम्ल है। तो ये तो अम्ल पूछा था नहीं है तो ऑप्शन होगा नहीं। HCl कौन अम्ल है, तो कहिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिल्कुल सही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 ये भी क्या है सर, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल। बिल्कुल सही। अभी नाम भी पूछ देता है तो नाम भी याद करते चलिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, लेकिन पूछा अम्ल नहीं है। H2SO4 के देखते हैं तो ये भी अम्ल है सर, सल्फ्यूरिक अम्ल। बिल्कुल सही। KOH अम्ल है, नहीं है, इसमें क्या रहा है OH हाइड्रोक्साइड, तो ये अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे क्योंकि HCl भी अम्ल था हाइड्रोक्लोरिक, HNO3 भी अम्ल था नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 भी सर अम्ल था सल्फ्यूरिक अम्ल। पूछा था कौन अम्ल नहीं है, KOH ऑप्शन डी पे दिया गया था। इसका राइट आंसर OMR सीट पे कलर करना है। आगे आ गया 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्न में से
किस जैव प्रक्रम प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 और CO2 के बीच संतुलन बना रहता है? कह रहा है कि यहाँ पे कुछ जैव रासायनिक प्रक्रिया का नाम दिया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। कह रहा है इसमें से किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बना रहता है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से बारीकी से देखिएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि श्वसन से भी संतुलन बना रहता है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण से भी संतुलन बना रहता है, तो इसीलिए दिया था जब ए और बी दोनों, तो इसी को सही आंसर करेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं सर, 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक, देखिए अजैव घटक नहीं पूछ रहे, जैव घटक कौन कौन होते हैं? तो पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन डी, ये सभी क्या है? जैव घटक है। पौधा भी है, जानवर भी है, मनुष्य भी है, सूक्ष्म जीव भी है। तो ऑप्शन डी अपने को सही आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ क्या पूछा है, इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये सभी हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ये भी बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बारी से बिहार बोर्ड पूछ चुका है। कौन इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग। अब तो आपके लिए बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है, कितना बार मैं आपको सिखा चुका हूं। कमेंट में आपको ऑप्शन ए लिखकर भर देना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए एड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आता है तो कोई विद्यार्थी गलत नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर कह रहा है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो है कहां से स्रावित होता है सर? तो इसका देखते हैं कितने विद्यार्थी सही से आंसर दे पाते हैं कि हार्मोन कहां से स्रावित होता है। तो जहां से हार्मोन स्रावित होता है उसे ही तो बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछा है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है, जो प्रश्न बार बार आपको हर मॉडल पेपर में रिपीट कर रहा है, समझिएगा वो प्रश्न इस साल के लिए भी आई है। कह रहा है पादप अवशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं सर? तो मैं आपको कई बार बताया हूं कि पत्तियों में भी, छाल में भी, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी, तो इसीलिए राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। जो भी छात्र कर रहा है ऑप्शन डी, तो आपका बुझिए तैयारी बिल्कुल शानदार हो रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं, क्या कह रहा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था सर? तो देखते देखते आंसर कमेंट करना है, डार्विन ने। किसका पुस्तक है? डार्विन का। ऑप्शन है, OMR सीट मिलेगा 20 का, आपको कलर कर देना है, लेकिन 20 ही नहीं, आपको एग्जाम में 40 बनाना है। चलिए आगे 21 नंबर प्रश्न को समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आप क्लास को लाइक कर दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए तूफानी लाल से आपको काफी मैं पहले से परिचय करा दिया हूँ, क्योंकि तूफानी लाल आपको यही सारा कर रहा है कि क्लास को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। कह रहा है विद्युत मोटर परावर्तित करता है। क्या है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, ये बी है, यहाँ पे डी है। तो आप जो भी इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देंगे यहाँ पे प्रश्न को समझ सकते हैं। क्या मैंने बताया कि विद्युत मोटर का आप परिभाषा ही पढ़ते हैं कि विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न, सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा हो रहा है। कह रहा है विद्युत उन्मय तार सामान्यतः होता है, यहाँ पे देखिए हिंदी में नहीं बुझाए तो अंग्रेजी देखना चाहिए, लाइव वायर इज जनरली। लाइव वायर अर्थात कि विद्युत उन्मय तार, जीवित तार किस रंग का होता है सामान्यतः? यही आपसे पूछा है, तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, लाल रंग का होता है गुरुजी, ऑप्शन बी, ऑफ रेड कलर, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? यहाँ पे इस एक को मत समझिएगा, एक क्या है बता रहा है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कह रहा है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग करते हैं? कहेगा सर ये तो प्रश्न बहुआ टाइप हो गया, इसको हम लोग रट गए हैं, टंगस्टन, बिल्कुल सही। नहीं मालूम था तब भी याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पे तूफानी लाल यही बता रहा है कि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात हो रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा सर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। और विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न, कह रहा है वाट घंटा, यहाँ पे देखिए किलो वाट नहीं है, गलती नहीं करना है, सिर्फ क्या पूछ रहा है, वाट घंटा। यहाँ पे देख लीजिए वाट आवर इज यूनिट, वाट घंटा किसका मात्रक है सर? तो चूंकि सिर्फ वाट घंटा की बात हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पे जाएगा, विद्युत ऊर्जा एनर्जी का मात्रक है, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 24 का। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, इसको बिहार बोर्ड कई बार पूछा है। कह रहा है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है सर, तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन सी 5। देखिए अब एग्जाम में देखिए काफी कम समय है, अब कुछ चंद दिनों गिना चुना आपके पास समय शेष है। अब आपको सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करें तो अब आपको सुनिश्चित करना है कि हर में जितना प्रश्न, मान लीजिए आज के क्लास में 40 प्रश्न की चर्चा करेंगे तो 40 में 40 आपका आना चाहिए, क्योंकि सभी कोई अब ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जो हम लोग नहीं पीछे सीखे हैं। तो अगर आप गलत करते हैं तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। 25 का राइट आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन सी आपका 5। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगा। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि क्षमता के लिए क्या करते हैं 1/f। यहाँ पे देखिएगा 1/50, लेकिन ये 50 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, 100 चल जाएगा सर ऊपर, अर्थात कि 100/50। आप जानते हैं क्षमता को देखिए यहाँ पे डायऑप्टर में दिया है, सभी जगह डायऑप्टर में, तो डायऑप्टर कहाँ से बदलता है, मीटर से, सेंटीमीटर से। तो इसको कटाएंगे तो 2 आएगा, 2 डायऑप्टर आ गया। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे अवतल लेंस, उत्तल लेंस तो है नहीं, तो अवतल लेंस का क्षमता किस में होता है, माइनस में। बिल्कुल सही, फोकस दूरी माइनस तो क्षमता भी माइनस, तो -2 डायऑप्टर। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कोई भी अंक देगा ऐसे ही आपको बना लेना है। ऐसे इस प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट था पहले शुरुआत इसी प्रश्न से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा। एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो हमेशा वस्तु के बराबर बन रहा है, चाहे कंडीशन कोई भी हो, तो कौन दर्पण होगा, समतल दर्पण है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या पूछा आपसे कि H2, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H अनुपात हो तो H देखिए 2 है, वो देखिएगा 1 है, तो 2:1, अर्थात कि ऑप्शन बी अपने को इसका सही आंसर कर देना है। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न कह रहा है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। यहाँ पे फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, ये देखिए हमेशा ये घुमा फिरा कर पूछ देता है, एल्कीन एल्काइन इसका सामान्य सूत्र बताइए। तो यहाँ पे इंग्लिश भी दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं एल्काइन का सामान्य सूत्र पूछा है। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी CnH2n-2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यही किसका सूत्र है, अल्काइन का, बिल्कुल सही, क्योंकि अल्काइन यहाँ पे पूछा था। अब देखिए CnH2n, यहाँ पे देखिए CnH2n यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी समझते हैं किसका सूत्र होता है, तो कहिएगा सर एल्कीन का। बिल्कुल CnH2n किसका होता है, एल्कीन का, और CnH2n-2 किसका हो जाएगा, एल्काइन का, और CnH2n+2 यहाँ पे देख लीजिए किसका होता है, एल्केन का। तो ये आपको याद रखना है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन हमेशा पूछता है, तो एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का तो CnH2n, और एल्काइन का तो CnH2n-2, और CnH2n+1 किसका होगा, तो देखिए यहाँ पे आगे ग्रुप पे डिपेंड करता है। यदि CnH2n+1 के बाद OH आ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, एल्कोहल का हो जाएगा। बिल्कुल सही, एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। और यहीं पे CnH2n+1 के बाद CHO आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है लोहा के परमाणु संख्या, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका भी बिल्कुल सही सही आंसर देते हैं। कह रहा है कि एटॉमिक नंबर बताइए लोहा का कितना होगा सर। लोहा का परमाणु संख्या, बिल्कुल बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी 26 आपको सही आंसर कर देना है। लोहा का परमाणु संख्या अर्थात कि Fe किस पे आता है सर, 26 पे। 23 पे क्या आता है, भी आएगा, 23 पे आता है भी, और 25 पे क्या आता है तो Mn आता है, और 24 पे क्या आता है सर, तो 24 पे अपना क्या आता है Cr। बिल्कुल सही, तो याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन 23 पे भी आएगा, और 25 पे Mn और 24 पे Cr। में पूरा ऑप्शन आपको सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि हमको कठोर जल को मृदु बनाना है तो इसका सोडियम का कौन सा यौगिक हम उपयोग कर सकते हैं, तो Na2CO3। याद करते चलिएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है Na2CO3। और Na2CO3 10H2O किसका सूत्र होता है, तो कहिएगा वाशिंग सोडा। जो भी छात्र कह रहा है वाशिंग सोडा का जो हम लोग उपयोग पढ़ते हैं, अर्थात कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो वही सोडियम कार्बोनेट का उपयोग आपको पढ़ना है, तो कठोर जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग करते हैं। जब भी एग्जाम में प्रश्न आएगा आपको याद रखना है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के यौगिक Na2CO3 अर्थात कि वाशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है, आप तो आपको याद हो गया होगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देना है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन
कौन अम्लीय है सर? तो आप जानते हैं अम्लीय का मान कितना होता है, 7 से कम होगा, तो ये pH बराबर 3, 7 से कम एक ही ऑप्शन है, ऐसा भी खूब प्रश्न पूछता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। बाकी ये भी क्षारीय था, क्योंकि 7 से अधिक है, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, और 7 रहता तो क्या हो जाता, उदासीन। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया, यहाँ पे अभिकारक है, यहाँ पे प्रतिफल है। तो आप जानते हैं जब एक अभिकारक टूटकर यहाँ पे देखिए एक से अधिक प्रतिफल बना रहा है, तो इसे तो हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन, अर्थात कि विघटन, अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आपको कर देना है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक अभिकारक था, 2 प्रतिफल बना दिया CaCO3 CaO प्लस CO2 में, तो इसका क्या हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ है, तो अपघटन हुआ है, तो अपघटन अभिक्रिया होगा। 35 नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? इसका भी आंसर आपको किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है, तो लीवर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आपको करना है 35 का। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि पौधों का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुकर्तन दर्शाता है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन आपको पढ़ना है, तो वहीं पूछ रहा है कि पौधा का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूट्स जो होते हैं पौधों का जड़ जो है ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करते हैं। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें से कौन जो है मानव मादा जनन तंत्र, यहाँ पे देखिए मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र दोनों हम लोग को पढ़ना है, तो वहीं पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग इसमें से कौन सा नहीं है। तो 37 का जो भी छात्र कह रहा है ऑप्शन सी शुक्राणु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी सभी अंडाशय, गर्भाशय, डिंब वाहिनी ये सभी मादा जनन तंत्र का भाग है, तो शुक्राणु नहीं है। ये किसका भाग है, तो नर जनन तंत्र का। तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर 38 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम इसमें कहाँ पाया जाता है? तो नहीं मालूम है तो याद करते चलिए ऑप्शन ए, और मालूम है तो आंसर कमेंट करते चलिएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी प्रश्न देखिएगा यहाँ से कितना ज्यादा प्रश्न आएगा, क्योंकि सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, कई बार इसे पूछा जा चुका है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है सर, क्लोरोफिल में। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 39 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत बार आया है एग्जाम में। कह रहा है कुलह किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है? कुलह जो है किस राज्य में नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुलह विकसित किया गया है, यही आपसे पूछा है। तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर करेंगे। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है कि हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है सर। तो हाइड्रीला आप जानते हैं जलीय पौधा, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कहीं नहीं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। हाइड्रीला पौधों में पूछा तो रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रीला जो है जलीय पौधा है, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर याद रखना है। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करता हूं आप क्लास को लाइक कर दिए होंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। डेली शाम 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए। कल नए महत्वपूर्ण क्लास की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।